नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 7 जून 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक जानकारी दूंगा, हम लोग मध्य प्रदेश सीरीज भी पढ़ा रहे हैं जिसमें बहु नदी घाटी बहु उद्देश्य परियोजना पढ़ा रहे हैं। आज भी एक वीडियो अपलोड किया जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसके साथ में हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश राज्य की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे हमारे चैनल पर जुड़िए, और आप लोग अच्छे टीचरों को भी जोड़ेंगे हम जल्दी। सर से बात हो चुकी है, जल्द अगर 1000 सब्सक्राइब होंगे तो सर भी लाइव आ जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया? ये प्रश्न हम लोग वीडियो के अंत में कल पूछे थे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसमें संजय मंडलोई, रमेश गाडरिया, प्रकाश मसनी वाले और रंजन आछाले, इन लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है और बहुत अच्छा दिया। आप भी इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। और संजय मंडलोई ने बहुत डिटेल में दिया। देखिए क्या दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज, और यह रोहित शर्मा क्या है, सीमित ओवरों के उपकप्तान भी है, इनको नामांकित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामांकित किया गया। तो आप भी इस प्रकार से डिटेल में उत्तर दीजिएगा ताकि याद करने में आसानी होगी आपको। जितना हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। चलिए अब पहले प्रश्न की बात करते हैं। किस मंत्रालय द्वारा सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 लॉन्च की है? स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पुस्तिका कौन सी, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 लॉन्च की है। इसको डिटेल में हम लोग और जानकारी देते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इनका संसदीय क्षेत्र उत्तराखंड हरिद्वार में, और इन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट तैयार की गई ये वाली। और सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट बच्चों युवाओं को क्या करें क्या ना करें के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में भी यह मदद करेगी। चलिए अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर iCommit पहल की शुरुआत किस मंत्री द्वारा की गई? इसका लॉन्च किसने किया? किरण रिजिजू, रमेश पोखरियाल, RK सिंह और हर्षवर्धन सिंह। तो इसे किसे लॉन्च किया? RK सिंह ने, राज्य मंत्री है। डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस आईसो पर iCommit है ना, इस पहल की शुरुआत की है। उसमें बिजली नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर iCommit पहल की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत लचीली ऊर्जा प्रणाली को विकसित करना है, इसका उद्देश्य है। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। महिला एशियन कप 2022 का कहाँ आयोजन किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, जापान। तो इस 2022 में इंडिया में महिला एशियन कप आयोजित किया जाएगा। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 में महिला एशियाई कप के मेजबानी की सिफारिश की है, जिसमें भारत की सिफारिश की है। और यह 1979 के बाद दूसरी बार है जब भारत में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारत को क्वालिफाई नहीं खेलना पड़ेगा। भारत सीधे इसके मेजबान होने का हक मिल गया है और भारत की टीम इसमें सीधे भाग ले लेगी। और भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार देने का निर्णय AFC फुटबॉल संघ समिति द्वारा लिया गया। और टूर्नामेंट को 8 टीमों में पिछले साल स्लॉट 12 टीमों तक विस्तारित स्पेंड किया गया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। यह इतनी जानकारी मिली। अब तीसरे प्रश्न की बात, चौथे प्रश्न की सॉरी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल को 6 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषा, कौन सी अधिक पारिक भाषा? अरबी, रूसी, स्पेनी, चीनी और अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति, विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उसी रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। और यह दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बहुभाषावाद, सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने, संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 भाषाओं को समानता
बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है तो इसका डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। 193 देश है और 24 अप्रैल 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस प्रमुख है, जो कि पुर्तगाल के नागरिक है। आधिकारिक भाषा कौन सी है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और देखिए कई बार बता चुका हूँ, 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। अब देखिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं, किस बैंक के द्वारा समर टिट्रीट अभियान शुरू किया गया? तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, HDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही उत्तर HDFC बैंक के द्वारा समर ट्रीट्स बैंक अभियान शुरू किया गया। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक कौन सा? HDFC बैंक ने समर ट्रीट अभियान शुरू किया। इसका लॉकडाउन प्रतिबंध में ढील के साथ बैंक के द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी स्वरोजगार ग्राहकों को जरूरत पूर्ण करने के लिए बढ़िया ऑफर है। और समर ट्रीट्स में क्या होता है? अभियान के तहत बैंक के बड़े बड़े उपकरणों को नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड उपयोग करके ऑनलाइन खर्च 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। HDFC बैंक की बात करते हैं तो HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आदित्य पुरी है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, छठे प्रश्न की। हाल ही में DLF के मानव चेयरमैन किसे बनाया गया? कुशाल सिंह, राजीव सिंह, सुखविंदर सिंह और गोविंद राजालू। तो इसका सही उत्तर है राजीव सिंह। राजीव सिंह को DLF के मानद चेयरमैन बनाया गया। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। कुशल पाल सिंह को चेयरमैन एमेरिट से मानद चेयरमैन बनाया गया। इसका उत्तर देखिए, यह ना कर कुशाल सिंह को पढ़िए, थोड़ा गलती हो गई मुझसे। देखिए कुशाल सिंह को चेयरमैन एरेमेटिक्स से मानद चेयरमैन बनाया गया। 6 दशकों के बाद बिजनेस के कुशल सिंह प्रॉपर्टी फर्म लैंड लिमिटेड DLF के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए और राजीव सिंह को DLF के नए अध्यक्ष बनाया गया। कुशाल पाल सिंह 1946 में DLF कंपनी में शामिल हुए थे और 19 अक्टूबर 1995 के DLF के कार्यभार के लिए संभाला था उन्होंने, है ना। और उनके नेतृत्व में प्रॉपर्टी DLF विस्तार गुड़गांव के बाहर अपार्टमेंट और होटल शामिल हुआ है। इनके नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? कुशाल पाल सिंह को। देखिए अब इस प्रश्न में मुझसे गलती हो गई, इस प्रश्न को आप फिर से आप थोड़ा डिटेल में देखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजीव सिंह। में कहीं गलती हो गई, इस प्रश्न में मेरा ध्यान कहीं और उतर गया था, इसके कारण माफ़ी चाहूँगा। DLF के मानद चेयरमैन राजीव सिंह को बनाया गया और कुशल सिंह रिटायर हुए हैं। चलिए अब 7वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के PM स्कॉट मॉरिसन के द्वारा एक वर्चुअल समिट के दौरान एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर किए? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्चुअल समिट के दौरान एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर हुआ। इसको और हम लोग डिटेल में जानते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन के बीच एक बड़ी वर्चुअल समिट में दोनों देशों के बीच में एक बड़ी डील पर हस्ताक्षर हुए। इस डील के तहत अब दोनों देशों एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेंगे। यानी देखिए ऑस्ट्रेलिया अपने, भारत भी दमन और दीप में अपने मिलिट्री बेस है, वहाँ पर इस्तेमाल करने का ऑस्ट्रेलिया को अनुमति देगा और ऑस्ट्रेलिया भी अपने द्वीप क्षेत्र में भारत को मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने देगा, ताकि वहाँ पर इस प्रकार से ये समझौता हुआ है। वर्चुअल समिति के दौरान दोनों देश के प्रधानमंत्री डील पर हस्ताक्षर की। इस बैठक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत का ऑस्ट्रेलिया का गठजोड़ का नया मॉडल और कारोबार करने का भी है। और दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य सेवा, कारोबार, रक्षा क्षेत्रों में सही द्विपक्षीय संबंधों विविध आयामों में मजबूत करने पर बनाने की चर्चा की। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? इस कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय, खासतौर भारतीय छात्रों का जिस तरह से ध्यान रखा, इसलिए इससे आभारी हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कई बार भारतीय छात्रों पर अत्याचार हो चुके और मारपीट हो चुकी, इस प्रकार की घटना हो चुकी है। इसके कारण प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद कहा और इस अभी घटना कम हो गई है। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया से समझौता बात, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? कैनबरा। भाषा कौन सी? अंग्रेजी। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इस प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अब देखिए हम लोग इसके साथ साथ संवैधानिक चीज़ भी पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया की से क्या क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो देखिए इसमें समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, सिर्फ जिसमें शब्द लिए गए ऑस्ट्रेलिया के। हम भारत के लोग इस टाइप से जो भारत है तो वहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, यह लिया गया। और केंद्रीय और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, है ना, यह भी एक मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य क्या संबंध होना चाहिए, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संविधान में। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि देखो कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास रहते हैं, कुछ अधिकार राज्य सरकार के पास रहते हैं, जिन पर कानून बनाने का राज्य सरकार के पास नियम रहता है और कुछ पर केंद्र सरकार। और कुछ तीसरी नीति क्या होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, ये समवर्ती सूची कहा जाता है।
तो इस प्रकार से यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और आप इसे बहुत डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ एक कॉपी और पेन के साथ देखिएगा ताकि पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगा। और इसके साथ साथ हम लोग संविधान भी पढ़ लेंगे और जल्द ऐसा संविधान पढ़ेंगे जो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। चलिए आज के वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछना था हमको, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिनलैंड के नए राजदूत कौन होंगे, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। और जिस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।